नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुमन प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में ग्लोब के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? ग्लोब टॉपिक लिया है आज अपन ने जियोग्राफी में। ठीक है, ग्लोब के बारे में। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब एक पृथ्वी का प्रतिरूप होता है। क्या होता है भाई? पृथ्वी का प्रतिरूप। मतलब पृथ्वी की संरचना को समझाने के लिए या फिर पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हम ग्लोब का उपयोग करते हैं या फिर ग्लोब को बनाया गया है। किसने दिया ग्लोब को? 1492 ईस्वी में। वैज्ञानिक का नाम है मार्टिन बोहेम। मार्टिन बोहेम नामक वैज्ञानिक ने इसको दिया था। मार्टिन बोहेम भी कहते हैं। ठीक है, मार्टिन बोहेम या मार्टिन बोहेम नामक वैज्ञानिक ने इसकी संरचना को समझाया था। आगे चलते हैं। पृथ्वी की संरचना को किसके द्वारा समझाते हैं अपन? ग्लोब के द्वारा। ठीक है, इसमें पृथ्वी की संरचना को समझाने के लिए ग्लोब में कुछ विशेष कोण बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? विशेष कोण। और इन विशेष कोणों को नाम दिया गया है अक्षांश व देशांतर। क्या नाम दिया गया है भाई इनको? अक्षांश व देशांतर नाम दिया गया है। ठीक है, अक्षांश व देशांतर। और इन अक्षांश व देशांतरों को मापने के लिए या फिर इन कोणों को मापने के लिए यहां पर कौन सी इकाई यूज में लेते हैं? डिग्री। कौन सी? डिग्री, मिनट, डिग्री, मिनट और सेकंड का अपन उपयोग करते हैं। ठीक है, एक डिग्री में कितना? एक डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। कितना होता है? एक डिग्री बराबर 60 मिनट। और एक मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, रिपीट करते हैं। ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप को समझाने के लिए, ये एक पृथ्वी का प्रतिरूप होता है। पृथ्वी की संरचना को समझाने के लिए अपन ग्लोब का उपयोग करते हैं। 1492 ईस्वी में मार्टिन बोहेम के द्वारा इसको दिया गया था। और विशेष कोण इसमें बनाए जाते हैं जिनको अक्षांश व देशांतर कहते हैं। ठीक है, इन अक्षांश व देशांतरों को मापने के लिए हम डिग्री, मिनट और सेकंड का उपयोग करते हैं। किसका? डिग्री, मिनट और सेकंड का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से इनको दर्शाया जाता है। एक डिग्री बराबर 60 मिनट और एक मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथ्वी की संरचना पे किस प्रकार से दिखाया गया है। यह है आपका ग्लोब या पृथ्वी। ठीक है, यहां पर दो पोल बनाए गए हैं, दो ध्रुव बनाए गए हैं। इसको बोला जाता है आपका उत्तरी ध्रुव। क्या बोला जाता है इसको? उत्तरी ध्रुव। और इसको बोला जाता है दक्षिणी ध्रुव। क्या बोला जाता है इसको? दक्षिणी ध्रुव बोला जाता है। अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कैसे किया गया है? तो ध्रुव तारे के साथ पृथ्वी का ऐसा बिंदु जो ध्रुव तारे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। ध्रुव तारे के साथ कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनाता है, उसे उत्तरी ध्रुव कहा गया। और पृथ्वी का ऐसा बिंदु जो सदर्न क्रॉस तारे के साथ सदर्न क्रॉस तारे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। सदर्न क्रॉस तारे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी का ऐसा बिंदु दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है। इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा गया है। क्या कहा गया है? 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा गया है। ठीक है, ये देशांतर रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। एक तो ये तो हो जाएगा आपका पश्चिमी भाग। कौन सा? ये वाला भाग, यहां से इधर का भाग कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी गोलार्ध कह सकते हैं या पश्चिमी भाग। और इधर का भाग कौन सा हो जाएगा? आपका पूर्वी गोलार्ध या पूर्वी भाग हो जाएगा। ठीक है, यहां पर एक रेखा खींची जाती है और इसका नाम दिया गया आपको 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या नाम दिया गया है इसको? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसका दूसरा नाम क्या है भाई? 0 डिग्री अक्षांश रेखा नाम भूमध्य रेखा भी इसको कहते हैं।
क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा भी इसको कहते हैं, विषुवत रेखा भी इसको कहते हैं, विषुवत रेखा भी इसको नाम दिया गया है, प्रधान यामोत्तर रेखा भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रधान यामयोत्तर रेखा भी इसको कहा जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 0 डिग्री देशांतर की अगर बात करें तो देशांतर को ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, इसको ग्रीनविच रेखा भी कहता है। ठीक है, इसके बारे में आगे भी कुछ थोड़ी सी जानकारी अपन लेंगे। ठीक है, यहां तक मैंने ये बेसिक जानकारी आपको दे दी है। आगे बढ़ते हैं। ये है पृथ्वी, ठीक है, या ग्लोब, ये उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, इस प्रकार से इसको मैंने बनाया। ठीक है, इसको ये हो गया अपने भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, और यहां पर ये हो गया देशांतर 0 डिग्री वाला। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर आ गया। ठीक है, इस 0 डिग्री देशांतर के पैरेलल में जो भी रेखाएं खींची जाएगी उनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, और इस भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसे अपन कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के जो भी पैरेलल में रेखाएं खींची जाएगी इनको अक्षांश रेखाएं नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, अक्षांश रेखाएं नाम दिया गया है। ठीक है, ये हो गया अपना यहां तक। आगे अगर अपन इसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो एक टॉपिक ले लेते हैं छोटा सा। तो पहले अपन ले लेते हैं अक्षांश को, ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, ये तो मैंने बेसिक बता दिया आपको अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। अब अपन ले लेते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूं। अक्षांश रेखाओं को ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींचा जाता है। किधर, पश्चिम से पूर्व की ओर खींचा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, ये पृथ्वी इस प्रकार से खींचा जाता है। वे समस्त रेखाएं जो 0 डिग्री अक्षांश के, वे समस्त रेखाएं जो 0 डिग्री अक्षांश के समांतर में खींची जाती है, 0 डिग्री अक्षांश के समांतर में कहलाती है, सॉरी समांतर में खींची जाती है, वो सभी अक्षांश रेखाएं कहलाती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं, पहले बता दिया। ठीक है, इसको प्रधान अक्षांश रेखा भी कहते हैं, प्रधान यामयोत्तर रेखा भी इसको कहा जाता है, और विषुवत रेखा भी इसको कहा जाता है। क्या, विषुवत रेखा भी इसको कहा जाता है। जो 0 डिग्री अक्षांश है पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करता है। 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करता है। जो ऊपर वाला भाग है वो कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहलाता है, नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध आपका कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें अपन ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की, ये अपनी ग्लोब है, तो अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, तो कुल अक्षांश कितने होते हैं पहले ये बात करते हैं। तो पृथ्वी पर जो कुल अक्षांश है ग्लोब पर, एक ही बात है, पृथ्वी ग्लोब है ना, अभी अपन क्योंकि उसकी संरचना का अध्ययन कर रहे हैं। तो कुल अक्षांश 180 डिग्री, कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री का है या फिर 180 अक्षांश हो जाएंगे। ठीक है, अगर कुल अक्षांश रेखाओं की बात करें, कुल अक्षांश रेखाओं की बात करें तो ये हो जाएगी आपकी 179। कितनी हो जाएगी, 179। कैसे कि एक पॉइंट यहां पे, एक पॉइंट यहां पे, इस प्रकार से खींची गई। यहां पे जैसे ये
सेंटर हो गया, यहां से 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे ऐसे करके यहाँ 90 डिग्री है। इसी प्रकार से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करके यहाँ पे कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो ये जो 90 डिग्री वाला है वो रेखा नहीं है, ये एक बिंदु माना गया है, या फिर इसको अपन गोला मान सकते हैं। ठीक है, तो ये रेखा में काउंट नहीं होगा। तो इस कंडीशन में कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी मैं बताता हूं आपको। ठीक है, तो यहां से और यहां तक कितने अक्षांश हो गए टोटल, 90 या फिर 90 अक्षांश। ठीक है, यहां से यहां तक 90 अक्षांश प्लस ये 0 डिग्री वाला अक्षांश 181 हो गया, 181, 181 अक्षांश हो गए। ठीक है, अक्षांश हो गए। अब अपन इनको ध्रुवों को रेखा नहीं मान रहे हैं, ध्रुवों को क्या मान रहे हैं, एक गोला मान रहे हैं या बिंदु मान रहे हैं। तो फिर 2 ध्रुव है तो 2 माइनस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 179। तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अगर अपन कहे कि कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या, किसकी, कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या, वृत्तों की संख्या, अक्षांश वृत्त मतलब वृत्त मतलब ये जैसे मान लो ये 1 डिग्री है तो ये इस प्रकार से खींचा गया है, ये इस प्रकार से पीछे भी है, ये पृथ्वी है, ये जो 1 डिग्री है 1 डिग्री वो पीछे तक भी जा रहा है ऐसे, 2 डिग्री है ये भी पीछे तक जा रहा है ऐसे, मतलब इस प्रकार से ये वृत्त। ठीक है, पृथ्वी पर, और ये आपकी पृथ्वी है, इस प्रकार से खींचे गए, यूं ऐसे मैं समझा सकता हूं आपको। ठीक है, तो अगर कुल अक्षांश वृत्तों की बात करें तो कितने हो जाएंगे, कुल अक्षांश कितने हैं अपने पास, 180। ठीक है, 90 प्लस 90, यहां से यहां तक अगर वृत्तों की बात करें तो 90 हो जाएंगे, और यहां से नीचे बात करें वृत्तों की संख्या तो कितने हो जाएंगे, 90 प्लस एक जो है 0 डिग्री वाला, ये भी एक वृत्त है। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, 181। वृत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी, 181। 181 कैसे हुई, कुछ लोग इन वृत्तों को 179 भी बताते हैं, उनका कहना भी सही है। कैसे कि भाई वो लोग इन बिंदुओं को वृत्तों में शामिल नहीं करते हैं, अपन ने इन बिंदुओं को वृत्तों में शामिल कर लिया है। हमने क्या माना कि 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, जो उत्तरी अक्षांश है और जो दक्षिणी अक्षांश है, उनको अपन ने एक गोले के रूप में लिया है, एक वृत्त के रूप में ऐसे लिया है। ठीक है, इसलिए हमारे यहां पर संख्या कितनी आ रही है, वृत्तों की संख्या 181। अगर अपन इन ध्रुवों को छोड़ दें, ध्रुवों को छोड़कर, किसको छोड़कर, ध्रुवों को छोड़कर अगर अक्षांश वृत्तों की बात करें, अक्षांश वृत्तों की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 181 माइनस 2, तो 179 आपके हो जाएंगे। दोबारा मैं रिपीट करता हूं सभी को, कुल अक्षांश कितने हैं, कुल अक्षांश है 180, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, कुल अक्षांश रेखाएं हैं 179, और कुल अक्षांश वृत्त कितने हैं विद ध्रुव, है ना, ध्रुव भी अपन को काउंट करना है तो 181, और ध्रुवों को छोड़कर अक्षांश वृत्तों की संख्या पूछे तो वो हो जाएंगे 179। ठीक है, हो गया यहां तक। ठीक है, अगला पॉइंट अपन लेते हैं, अब अपन बात करते हैं लंबाई के बारे में। ये पृथ्वी की आकृति कुछ इस प्रकार से है, अंडाकार अपन कह सकते हैं या तो समझने के लिए। तो ये जो बीच वाला अक्षांश है, जो 0 डिग्री अक्षांश है, जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है, ये सबसे बड़ा अक्षांश है। ठीक है, सबसे बड़ा अक्षांश है। अगर इसकी लंबाई की बात करें या फिर इसका व्यास की बात करें तो इसका व्यास माना जाता है 12,756 किलोमीटर। कितना माना जाता है, 12,756 किलोमीटर इसका व्यास माना जाता है। किसका, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा जो है उसका जो व्यास है वो कितना है, 12,756 किलोमीटर माना जाता है।
अब जैसे जैसे अपन ऊपर चढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे अक्षांश वृत्तों की या फिर अक्षांशों का जो व्यास है वो घटता जाएगा, परिवर्तित होता जाएगा। ठीक है, अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं, ये तो है आपकी लंबाई। किसकी लंबाई है? भूमध्य, जो भूमध्य रेखा है या फिर जो भूमध्य रेखा है या 0 डिग्री अक्षांश है उसके व्यास की लंबाई है ये। ठीक है, व्यास समझते हैं आप, जैसे ये वृत्त है और इसके बीच का ये वाला हिस्सा कितना है? 12 700 500 756। ठीक है, ये आगे चलते हैं। इनके बीच की दूरी, इन अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? ये पहला वाला ये 0 डिग्री अक्षांश, ये 1 डिग्री अक्षांश, ये 2 डिग्री अक्षांश, इस प्रकार से है। तो अगर अपन बेसिकली देखें तो इन दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है ना, वो होती है 111 किलोमीटर। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ये बराबर नहीं होती है। जैसे जैसे अपन ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं ये दूरी भी बढ़ती जाती है, पर ज्यादा नहीं बढ़ती है, इसलिए अपन इसको 111 किलोमीटर ही मानते हैं अक्षांशों के बीच की दूरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये जो अक्षांश रेखा है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये अक्षांश रेखा है अकेली ऐसी रेखाएं हैं जो कि जलवायु का निर्धारण करती है। किसका निर्धारण करती है भाई? जलवायु का निर्धारण करती है। ठीक है, जलवायु का निर्धारण अक्षांश रेखाओं की सहायता से ही किया जाता है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जलवायु चेंज होती जाएगी, और जैसे नीचे बढ़ेंगे वैसे भी जलवायु चेंज होती जाएगी। इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे किस प्रकार से परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन। अब आगे बात करते हैं अपन अक्षांश रेखाएं जलवायु का निर्धारण कैसे करती है, इसके बारे में बात करेंगे। डायग्राम बनाता हूं पहले। ये इस प्रकार से है, मैं सीधा ही बना देता हूं, ठीक है, ताकि समझने में आसानी रहेगी। इस प्रकार से यहां पर ये N मतलब उत्तरी ध्रुव और ये S मतलब दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, यहां पर आपकी है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, इसके बाद यहां पर है जो महत्वपूर्ण अक्षांश है उनके बारे में बात करें पहले। इसके बाद है 23.5 डिग्री, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर देता हूं। यहां पर अपन कह सकते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें तो यहां पर है आपका 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसको अपन बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। ठीक है, जो 64.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसको हम बोलते हैं आर्कटिक रेखा। क्या बोलते हैं इसको? आर्कटिक रेखा भी बोल सकते हैं, आर्कटिक वृत्त भी इसको बोल सकते हैं, आर्कटिक रेखा। ठीक है, वैसे ही नीचे चलेंगे तो यहां पर एक अक्षांश है जिसका नाम है 23.5 डिग्री। अब ये यहां से दक्षिण में आगे तो ये हो जाएगा दक्षिणी अक्षांश। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको बोला जाता है मकर रेखा। क्या बोला जाता है इसको? मकर रेखा। ठीक है, इसके बाद जो अगला अक्षांश आता है वो आता है आपका
66.66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या आता है, 66.66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश आता है। और इसको बोला जाता है अंटार्कटिक। क्या बोला जाता है इसको? अंटार्कटिक रेखा। क्या बोला जाता है इसको? अंटार्कटिक रेखा कह दे, वृत्त कह दे, ठीक है। अंटार्कटिक रेखा इसको बोला जाता है। यहां तक क्लियर हो गया। ये है आपका 0 डिग्री अक्षांश जिसको भूमध्य रेखा बोला जाता है, ठीक है। यहां पर होता है आपका सन, मतलब सूर्य, ठीक है। ये सन है, सूर्य है। जो सूर्य का जो सबसे ज्यादा प्रकाश है, जो सूर्य की जो लाइट है सबसे ज्यादा भूमध्य रेखा पर पड़ती है, सीधी पड़ती है, मतलब डायरेक्ट पड़ती है। इसलिए इस भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होता है, ठीक है। एक बात और बताना चाहूंगा, ये जो अक्षांश है, जैसे कि 1 डिग्री अक्षांश, उसके बाद आएगा 2 डिग्री अक्षांश, 3 डिग्री अक्षांश, जो इनके बीच का जो गैप है उनको क्या बोला जाता है? कटिबंध बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? कटिबंध बोला जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहां पर जो सनलाइट है वो डायरेक्ट पड़ती है, मतलब सीधी पड़ती है, ठीक है। तो यहां पर टेम्परेचर ज्यादा रहता है, मतलब तापमान ज्यादा रहता है, तो उसको अपन बोलते हैं इस वाले एरिया को, यहां से ये ये भूमध्य रेखा, इससे ऊपर भी यहां तक और इससे नीचे भी यहां तक, इस सारे एरिया को अपन बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं इसको? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं या उष्ण कटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? उष्ण कटिबंध। इसको भी क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंध। 23.5 डिग्री ऊपर और नीचे, ठीक है, दोनों को अपन क्या बोलेंगे? इस एरिया को उष्ण कटिबंध बोला जाता है, ठीक है। अब यहां पर जो सूर्य की किरणें हैं वो थोड़ी सी तिरछी हो जाती है। कहां पर? यहां पर और यहां पर थोड़ी सी यहां पर क्या हो जाती है? किरणें तिरछी हो जाती है। तो इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है उपोष्ण कटिबंध। क्या बोला जाता है? उपोष्ण कटिबंध या फिर शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोला जाता है? उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध। इसको भी और इसको भी, दोनों को, ठीक है। और ये यहां पर इन दोनों को उपोष्ण कटिबंध। अब सूर्य की लाइट, सूर्य का प्रकाश यहां तक, उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता, सूर्य के प्रकाश की तीव्रता यहां पर ध्रुवों पे, मतलब पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के नीचे की साइड पे कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर किरणें क्या हो जाती है? तिरछी पड़ती है। इसलिए यहां पर क्या होता है? तापमान कम होता है, ठीक है। तो यहां पर इस क्षेत्र को और इस क्षेत्र को बोला जाता है आपका शीत कटिबंध। क्या बोला जाता है इसको? शीत कटिबंध। इसको किस में रखा जाता है? शीत कटिबंध में, मतलब दोनों ध्रुवों को शीत कटिबंध में रखा जाता है, या फिर अपन कहते हैं फ्रीज जोन में इनको रखा जाता है। जैसे सेम ऊपर है यहां से, वैसा ही सेम नीचे है। ये मैंने आपको कटिबंध के बारे में या महत्वपूर्ण अक्षांशों के बारे में बताया है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। आगे चलते हैं। ये अक्षांश से रिलेटेड हमने लगभग सभी बातें कर ली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाओं के बारे में बात करेंगे, तो इनको मिटा देते हैं। देशांतर रेखाएं, ठीक है। देशांतर रेखाओं के बारे में बात करेंगे। ये ग्लोब, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं मैं इस प्रकार से। ये ग्लोब, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। इनको, ये एक रेखा, इसको अक्ष बोलते हैं। ये 0 डिग्री देशांतर है। क्या है ये? 0 डिग्री देशांतर। इसका दूसरा नाम क्या है? ग्रीनविच रेखा,
क्या बोलते हैं इसको? ग्रीनविच रेखा। इसी रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी बोला जाता है। इसको प्रधान यामोत्तर रेखा भी बोला जाता है। प्रधान यामोत्तर या यामोत्तर रेखा भी इसको बोला जाता है। सॉरी, मैंने आपको अक्षांश में बताया था 0 डिग्री अक्षांश में प्रधान यामोत्तर रेखा है, वो प्रधान यामोत्तर रेखा नहीं बोला जाता है। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान यामोत्तर रेखा बोला जाता है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है? हो गया। इसको प्रधान मध्याह्न रेखा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रधान मध्याह्न रेखा भी इसको बोला जाता है। किसको बात कर रहे हैं हम? 0 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इसी के पीछे 0 डिग्री देशांतर के पीछे ये 0 डिग्री देशांतर, और इसके पीछे क्या है? 0 डिग्री देशांतर के पीछे जस्ट पीछे 180 डिग्री देशांतर है। कौन सा देशांतर है? 180 डिग्री देशांतर है। 180 डिग्री देशांतर स्थित है, ठीक है? इस 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से अपन जानते हैं। इसको किस नाम जानते हैं? तिथि रेखा के नाम से इसको जानते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से इसको अपन जानते हैं। इससे मतलब तिथि का निर्धारण किया जाता है, इसे समय का निर्धारण किया जाता है, ठीक है? अगर अपन देशांतरों की बात करें, देशांतर की संख्याओं की बात करें, तो फ्रंट में मतलब आगे की तरफ 0 डिग्री से 180 देशांतर तो आगे है और 180 देशांतर इसके पीछे हैं। तो देशांतरों की अगर संख्या की बात करें, देशांतरों की संख्या तो ये हो जाएगी 180 डिग्री प्लस 180, ठीक है? 180 प्लस 180 हो जाएगा ये 360। कितना हो जाएगा? 360। अगर अपन बात करें देशांतर वृत्तों की संख्या, देशांतर वृत्तों की संख्या, तो देशांतर वृत्तों की संख्या हो जाएगी आपकी 180। 180 कैसे हुई भाई? अरे भाई 0 डिग्री और 180 डिग्री से मिलकर के एक वृत्त बनाया। इसी प्रकार से दो देशांतरों से मिलकर के एक वृत्त बनता है। तो वृत्त कितने हो जाएंगे? आधे। आधे मतलब 360 के आधे मतलब 180 देशांतर वृत्त हो जाएंगे हैं आपके, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे का देखते हैं अपन। अगर इनकी लंबाई की बात करें, देशांतर रेखाओं की लंबाई की बात करें, तो ये इस प्रकार से, ये जैसे 0 डिग्री इस प्रकार से सभी देशांतर रेखाएं आपकी ध्रुवों पे आकर के मिलेगी। क्लियर? तो इनकी लंबाई भी अलग अलग होती है। पर अगर अपन यहां पर बात करें, अपन जो 0 डिग्री देशांतर है, किसकी? 0 डिग्री देशांतर की लंबाई की, तो उसकी लंबाई मानी गई है 12,713 किलोमीटर। लंबाई मतलब है, लंबाई का मतलब है यहां पर व्यास। व्यास मतलब जैसे ये वृत्त है, पहले भी बताया था आपको, ये इस प्रकार से वृत्त बना हुआ है ये, ठीक है? आगे तो क्या है? 0 डिग्री और पीछे क्या है? 180। ये 180 और आगे वाला 0 डिग्री, तो ये हो गया आपका व्यास। तो ये लंबाई कितनी है आपकी? 12,713 किलोमीटर है, ठीक है? आगे चलते हैं इनके बीच की दूरी की, मतलब दो देशांतरों के बीच की दूरी की अगर बात करें, तो वो होती है आपकी 111 किलोमीटर के आसपास होती है, पर थोड़ी सी ज्यादा होती है, वो होती है 111.32 किलोमीटर। जबकि अक्षांशों के बीच की दूरी अपन मानते हैं केवल 111
किलोमीटर और ये 0.32 ज्यादा मानी गई है। ठीक है, अगर बात करें अपन, ये फर्स्ट देशांतर, ये दूसरा देशांतर है, तो इन दो देशांतरों का जो बीच का क्षेत्र है उसको अपन गोर कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे या गोर कहते हैं। ठीक है, GORE ये कहा जाता है। ठीक है, अब इनका काम क्या है? जो देशांतर रेखाएं हैं, क्या देशांतर रेखा है, अकेली ऐसी रेखाएं हैं जो कि तिथि का मतलब डेट का और समय का निर्धारण करती है। किसका निर्धारण करते हैं? तिथि या समय का निर्धारण करती है। जबकि अक्षांश रेखाएं आपकी कटिबंधों का निर्धारण करती है या फिर जलवायु का निर्धारण करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपन, जहां पर ऐसा बिंदु, जहां पर एक चीज और बताता हूं, अब ये तो है आपके देशांतर, ठीक है, और ये है आपके अक्षांश। तो जहां पर अक्षांश व देशांतर मिलते हैं तो एक जालनुमा संरचना आपकी बन जाती है इस प्रकार से। तो इस जाल को अपन क्या कहते हैं? ग्रिड के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? इसको ग्रिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगली बात, समय का निर्धारण के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये जो देशांतर रेखाएं हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हर एक देशांतर पर जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे करके हैं ये सारे। ठीक है, तो हर एक देशांतर के बीच में जो समय का अंतर माना गया है वो कितना माना गया है? 4 मिनट माना गया है। क्यों माना गया है इसके बारे में बात करते हैं। भाई यहां पर है ये अर्थ और ये है सन। ठीक है, ये सन और ये अर्थ। ये जो पृथ्वी है वो 24 घंटे में, कितने घंटे में? 24 घंटे में एक राउंड पूरा कर लेती है। कितना राउंड पूरा कर लेती है? ये जैसे मान लो ये इस प्रकार घूम रही है, तो इस प्रकार से ये पूरा एक राउंड, जैसे मान लो बॉल है उसको अपन ऐसे घुमा रहे हैं, तो पूरा एक राउंड कितने टाइम में कर लेती है? 24 घंटे में। ठीक है, 24 घंटे में कर लेते हैं। तो ये जो ये डिजाइन है यहाँ पर ऐसे मान के चलो, आपको नारंगी की तरह अपन ऐसे डिजाइन को मान के चलते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से डिजाइन है। तो यहां से सनलाइट आ रही है कोई, है ना, तो ये इन देशांतरों पर पड़ती जाती है और जैसे ये ऐसे घूमती जाती है, इस पर रोशनी कम हो जाएगी और ये जो अगला वाला देशांतर है उस पर ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो समय आपका आगे बढ़ता जाता है। इसका मतलब जो पूरे देशांतर है उनको पार करने में, पूरी पृथ्वी पर देशांतर बने हुए हैं, तो इन पूरे देशांतरों को, मतलब पूरे देशांतर कितने? 360 देशांतर है। 360 देशांतर को पार करने में कितना समय लेती है? ये 24 घंटे लेती है। कितने घंटे लेती है? 24 घंटे लेती है। तो एक देशांतर को 24 घंटे लेती है। 24 घंटे में कितने देशांतर पार करती है? 24 घंटे में ये जो पृथ्वी है कितने देशांतर पार करती है? 360 देशांतर पार करती है। अगर अपन बात करें कि 1 घंटे में कितने देशांतर पार करेगी, तो ये 360 बटे 24 देशांतर पार कर लेगी। ठीक है, मतलब कि इसको काटेंगे तो आएंगे 15 देशांतर। 1 घंटे में जो पृथ्वी घूम रही है 15 देशांतर पार हो जाएंगे, या फिर अपन कह सकते 15 डिग्री देशांतर पार हो जाएंगे 1 घंटे में। ठीक है, या फिर अपन कहे कि 60 मिनट में, कितने मिनट में? 60 मिनट में 15 देशांतर पार हो जाएंगे, तो 1 मिनट में कितने देशांतर पार हो जाएंगे? कैसे निकालेंगे? 15 बटे 60, सॉरी उल्टा हो गया। अब अपन निकाल रहे हैं, यहां से उल्टा निकाल रहे हैं। अब अपन निकाल रहे हैं 60 मिनट में कितने देशांतर पार हो रहे हैं? 15 देशांतर पार हो रहे हैं। ठीक है, तो अपन निकालना चाहते हैं कि एक देशांतर में, किसमें? एक देशांतर में, या फिर अपन यहां कर देते हैं, इसको उल्टा ही कर लेते हैं आपको समझाने के हिसाब से। 15 देशांतर बराबर है किसके? 60 मिनट के। तो एक देशांतर किसके बराबर हो जाएगा आपका? 60 बटे 15 मिनट। ठीक है, 60 बटे 15 मतलब 4 मिनट। 4 मिनट।
मतलब कि एक देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय आपका लगता है। कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय आपका लगता है। कैसे निकाला ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। पृथ्वी पर या फिर ग्लोब पर, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अगर अपन इधर बढ़ेंगे, इधर मतलब है पूर्व की ओर। ठीक है, अगर अपन पृथ्वी पर पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हैं, पूर्व के दिशांतरों की ओर बढ़ते हैं, इधर से इधर की ओर आते हैं तो समय का मान प्लस होता है। और यहां से 0 डिग्री की बात करें, 0 डिग्री से अगर अपन इधर की ओर जाते हैं, मतलब पश्चिम की ओर जाते हैं, तो फिर समय का मान माइनस होता है। अब माइनस कितना होता है? एक देशांतर आगे जाएंगे तो 4 मिनट प्लस हो जाएगा, और एक देशांतर पीछे जाएंगे तो 4 मिनट माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से ये होता है आपका। ठीक है, आगे चलते हैं, देशांतरों के बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अभी बज रहा है 6। कितना बज रहा है? अभी 6 बज रहे हैं सुबह के। ठीक है, तो उसी समय 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा, ये अपन से पूछ रहे हैं। ठीक है, यहां का समय पूछ रहा है। कोई लोकेशन है, कोई जगह है जो, या फिर कोई देश मान लेते हैं अपन, कोई देश ऐसा है जो 20 डिग्री पर स्थित है पूर्वी देशांतर में, है ना। और अपन पूछना चाह रहे हैं एक और शहर है जो कि 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो इस समय यहां पर बजा हुआ है 6 पूर्व 20 डिग्री देशांतर पर। तो हम पूछना चाह रहे हैं कि 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अभी कितना समय हो रहा है जब यहां 6 बज रहा है। तो कैसे निकालेंगे भाई? इनका देशांतरों का अंतर कितना है? तो देशांतरों का अंतर है आपका 60 माइनस 20 बराबर 40 देशांतर का अंतर है। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया कि एक देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। तो 40 देशांतर बराबर कितना हो जाएगा? 40 इंटू 4 बराबर 160 मिनट। कितना मिनट हो जाएगा? 160 मिनट। देखो 160 मिनट हो जाएगा। 160 मिनट को अपन 60 से डिवाइड करेंगे तो इसको हावर्स में चेंज कर लेंगे, तो ये 2 घंटे बन जाएगा 120 मिनट पे। ठीक है, तो 2 घंटे और टाइम कितना बचेगा? 40 मिनट। अब बात यह आती है, इसको माइनस 2 घंटे 40 मिनट कम होगा या ज्यादा होगा, ये अपन को देखना है। ठीक है, तो देखो अपन 20 डिग्री से 60 डिग्री पर जा रहे हैं, और किस दिशा में जा रहे हैं? पूर्व दिशा में जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। और मैंने आपको बताया तब पूर्व दिशा में जाने पर समय का मान प्लस होता है। ठीक है, तो यहां पर जब यहां पर 20 डिग्री पे अगर 6 बज रहा है तो यहां पर कितना बच जाएगा? प्लस 2 घंटे 40 मिनट हो जाएगा। तो कैसे जोड़ेंगे? ठीक है, 6 बजे में 2 घंटे 40 मिनट जोड़ेंगे तो 8 बज करके 40 मिनट यहां पर हो जाएगा। कब का? सुबह का। ठीक है, सुबह का यहां बजेगा तो सुबह भी यहीं बजेगी। ठीक है, तो 8:40 का समय यहां पर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो था अक्षांश देशांतर के बारे में, छोटी सी जानकारी, ग्लोब के बारे में थोड़ी सी जानकारी बेसिक। इसमें आप कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं, आपका कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपको इसमें कुछ वेरिएशन लगता है, जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज आप इसको लाइक कीजिए, और इस प्रकार की वीडियो आप आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जल्दी मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। धन्यवाद।